मुझे आप एमसीक्यू नंबर बताएंगे और मैं यहाँ पे निकाल लूँगा। क्या हुआ? करो सही। जी बेटा, आप कमेंट्स में मुझे बताते रहेंगे। आप बेटा आप आ जाओ ना, मैं देख लेता हूँ उसको। आप मुझे बेटा एमसीक्यू नंबर बताएं जो जिन्होंने ट्राई किया है। जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो बहुत गद्दे बच्चे हैं, कहना नहीं मानते आप लोग बिल्कुल। हाँ जी, मेजरमेंट्स के एमसीक्यूज बताएं मुझे। एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज को पहले कर लेते हैं, बाकी बाद में कर लेंगे। ये 65 से मेरे ख्याल से शुरू हो गए। तो आपने मुझे नंबर बताते रहना बेटा। कैमरे को नीचे करूं, ऊपर से नीचे? हाँ ठीक है, इस साइड से नीचे, इस साइड से। ओके ठीक है। एमसीक्यू नंबर बताते रहना आप लोग पे, ठीक है? जी बेटा, कमेंट्स में अपना एमसीक्यू नंबर लिखिए, मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। एमसीक्यू नंबर 62 को बच्चा कह रहा है बेटा पहले वो करा रहा हूँ मैं। आपके प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, आज प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास आगे नहीं पढ़ रहे हम लोग। एमसीक्यू नंबर 62 देखिए, बड़ा सा एमसीक्यू है, यही है ना बेटा। अ mass is dropped from rest and falls through a distance of 2 meters in a vacuum. 2 मीटर डिस्टेंस नीचे गिर रहा है। An observer records the time taken for the mass to fall through this distance using a manually operated stopwatch and repeats the measurements a further 2 times. The average results of the measurement time displayed in the table below was used to determine the value of acceleration of free fall. This was calculated. अच्छा भाई, फर्स्ट मेजरमेंट ये है, पहले में टाइम ये आया, दूसरे में टाइम ये आया, फिर ये आया और फिर ये आया। Which statement best relates to the experiment? The measurements are precise and accurate with no evidence of random error. अच्छा, आपका acceleration of free fall कितना आया? 9.81. This was calculated 9.81. आपको पता है acceleration of free fall होता ही 9.81 है। तो जब आपने इनकी एवरेज वैल्यू को यूज किया और 9.81 आ गया, इसका मतलब है एक्यूरेट आंसर आया आपका। वी डिटरमिन दिस वाज कैलकुलेटेड, इसका मतलब है ये एक्यूरेट आंसर आया आपका एक्यूरेट आंसर आया है 9.81। तो रीडिंग्स एक्यूरेट तो हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये प्रिसाइज नहीं है, ये स्कैटर्ड है। और इनकी डिग्री ऑफ प्रिसीजन, इसके देखो 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, ये 2 डीपी तक है और ये 1 डेसिमल प्लेस तक है। अच्छा, पहला आंसर देखते हैं। द मेजरमेंट्स आर प्रिसाइज, नो दे आर नॉट प्रिसाइज। द मेजरमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट, नहीं दे आर एक्यूरेट। द मेजरमेंट्स आर नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड टू द सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन, बिल्कुल सही है। बट मेजरिंग डिवाइस ऑफ प्रिसीजन, बट दे आर एक्यूरेट। सिस्टमैटिक एरर मे बी प्रेजेंट, अगर सिस्टमैटिक एरर होता तो आंसर एक्चुअल ना आता। आगे डी देखते हैं। द रेंज ऑफ रिजल्ट शो दैट देयर वॉज रैंडम एरर मेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यूज करेक्ट, द एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुल। हाँ, यहां पे डाउट आ गया। सी और डी दोबारा देखते हैं। सी में क्या है? द मेजरमेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड टू द सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन, बिल्कुल ठीक है। और सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन तो नहीं है, बट डिवाइस सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग डिवाइस बट आर एक्यूरेट, एक्यूरेट तो हैं। सिस्टमैटिक एरर मे बी प्रेजेंट, देखो एक्चुअल आंसर होता है 9.81, 9.8 आ रहा है, करीब तो है यार। डी आंसर दोबारा पढ़ता हूं। द रेंज ऑफ रिजल्ट शो दैट देयर वॉज रैंडम एरर मेड
but calculated value is correct, so experiment was successful. Experiment successful. Okay, पहले दो तो गलत है. द मेजरमेंट्स आर प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है. द मेजरमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट and always recorded to a degree of precision measuring device, but calculated experiment result is accurate. Measurements are not accurate and not always recorded to same degree of precision, but the calculated experimental result is accurate. मुझे लगता है यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे accurate ना हो, ये नॉट गलती से ना आगे. मैं चेक करता हूँ उसको, एक मिनट प्लीज. फिर से ये आंसर सही हो जाता. द मेजरमेंट्स आर नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड टू सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन, ये बात सही है, but are accurate. Systematic error may be present. ठीक है बेटा, देखो मेरी बात सुनो. ये ज्यादा अच्छा आंसर तो मुझे सी लग रहा है इसमें. सी पता क्यों लग रहा है? सिस्टमैटिक एरर मे बी प्रेजेंट, मतलब एवरेज वैल्यू से हमने जो जी कैलकुलेट किया वो ये आ गया ना. मे बी आपकी प्रिसाइज वैल्यूज तो नहीं है, स्कैटर्ड वैल्यूज है. तो जब आप सही यूज करते हैं जिनमें सिस्टमैटिक एरर ना होता, जिनमें रैंडम एरर ना होता, क्या पता उनकी एवरेज ऐसे आ जाती जो आपकी वैल्यूज थी जिनसे आपका आंसर एक्चुअल से ज़्यादा या एक्चुअल से कम आ जाता. मतलब सिस्टमैटिक एरर में भी प्रेजेंट, उसकी वो दे रहा है, क्या कहते हैं, लाइकलीहुड दे रहा है कि सिस्टमैटिक एरर प्रेजेंट है. लास्ट वाले आंसर में पता क्या मसला है? द रेंज शोज दैट देयर वाज रैंडम एरर, ये तो है, बट द कैलकुलेटेड वैल्यू इज करेक्ट. अच्छा, मार्किंग स्कीम में क्या आंसर है इसका? मुझे लेट मी चेक द आंसर, फिर मैं देखता हूँ आंसर देख के ना, फिर उसको हम देख लेंगे. सम लेट मी चेक द आंसर. एमसीक्यू नंबर 62 था, आपने आंसर लिखे ना साथ? आंसर नहीं दिए हुए? ओहो, ये रुक भी गया. एक मिनट, अभी बताता हूँ मैं आपको. एएस बुकलेट, ये एमसीक्यू नंबर कौन सा है? 62 का बी लिखा हुआ है. ओके, फिर इसका मतलब ये हुआ कि उसको मैंने लिखने में गलती की है. मैं देखता हूँ 62 बी. द मेजरमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट. मेजरमेंट्स की बात करें, कैलकुलेशन तो एक्यूरेट आ रही है. ओके, ओके बेटा, ठीक है, बात करते हैं. कई दफ़ा बेटा ऐसे आंसर्स होते हैं जिनमें ना एक से ज़्यादा आंसर्स लग रहे होते हैं. प्रॉब्लम इसमें ज़रा चैप्टर अजीब तरह का है. ओके, अब लॉजिक बनाते हैं इसका. ओके, दोबारा देखते हैं बेटा. इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूँ. एमसीक्यू में 62. अ मैस इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट एंड फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स. हाँ जी. इन अ वैक्यूम एन ऑब्जर्वर रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द मेजरमेंट्स, और टाइम रिकॉर्ड किया और मैनुअली स्टॉपवॉच यूज की फर्दर 2 टाइम्स. द एवरेज रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट डिस्प्लेड आर बिलो वाज कैलकुलेटेड. ये एवरेज वैल्यू है, ये इसकी एवरेज वैल्यू है. और आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं? कभी ये आ रहे हैं एवरेज से कम, कभी एवरेज से ज़्यादा, कभी ये आ रहे हैं आंसर. अच्छा, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिलेट्स टू एक्सपेरिमेंट? द मेजरमेंट्स आर प्रिसाइज, नॉट दे आर नॉट प्रिसाइज. मेजरमेंट प्रिसाइज तो नहीं है. द मेजरमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट, नॉट ऑलवेज प्रिसाइज. बेटा एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 9.81, तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है क्योंकि ये प्रिसीजन भी इसकी कम है. अच्छा, फिर क्या कहते हैं? एक्यूरेट नहीं है कह सकते हैं. and not always recorded up to the same degree of precision, but calculated experimental result is accurate. Calculated, देखो measurements जो है ना, हमें पता है कितना आंसर होना चाहिए. अगर आप सॉल्व करें ना, इसको हम सॉल्व करें, ये होता है h is equal to half gt square. बेटा ये आंसर होता है h is equal to half gt square. अगर हम यहाँ से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करें ना, 2
और h की वैल्यू कितनी है 2 मीटर्स, g कितना होता है 9.81, तो टाइम की वैल्यू जो आनी चाहिए वो एक्यूरेट नहीं आएगी, मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं है, कैलकुलेटेड वैल्यू एक्यूरेट है। देखो दोबारा, द मेजरमेंट्स आर प्रिसाइज, सॉरी द मेजरमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट, मेजरमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट और नॉट रिकॉर्डेड टू सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन। मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं है, कैलकुलेटेड आंसर एक्यूरेट आ गया है, मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं है। बेटा मेजरमेंट्स एक्यूरेट होती तो जितना टाइम एक्चुअली चाहिए ना, टाइम पता कितना चाहिए, आप कैलकुलेट करके देख लें। टाइम हमें चाहिए, ये इक्वेशन होती है, आपने पढ़ी नहीं, आप पढ़ लोगे, 2 ये हाफ और ये 9.81 होता है और ये टी स्क्वायर होता है। तो ये एवरेज वैल्यू आपकी जो टाइम की वैल्यूज आएंगी, टाइम अप्रोक्सीमेटली हर वैल्यू आपकी यही चाहिए थी। ये आंसर कितना है, टाइम की हर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.64 चाहिए थी, तो आपकी देखो वैल्यूज कितनी दूर दूर आ रही हैं, 0.6 आ रही है, 0.73 आ रही है, 0.69 आ रही है, एक्चुअल से कम भी आ रही है, एक्चुअल से ज़्यादा भी आ रही है। तो एक्यूरेट भी, मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं है, मेजरमेंट प्रिसाइज भी नहीं है, लेकिन क्या है बेटा, जो कैलकुलेटेड रिजल्ट्स है वो वही आ रहा है 9.8 के करीब आ रहा है, कैलकुलेटेड रिजल्ट एक्यूरेट आ रहा है, मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं है। अच्छा देखो मैं कैसे करता, ये आंसर तो नहीं हो सकता। इस आंसर में डाउट इसलिए था कि मैं पता क्या समझ रहा था, ये नॉट एक्यूरेट इससे रिलेटेड कह रहे हैं, ये कैलकुलेटेड वैल्यू एक्यूरेट है, कैलकुलेटेड रिजल्ट इज एक्यूरेट, ये तो एक्यूरेट है, ये बात तो करेक्ट है इस बात की। मेजरमेंट्स एक्यूरेट, ये जो मेजरमेंट्स है ना ये इनएक्यूरेट हो सकती हैं, लेकिन इनकी एवरेज एक्यूरेट आ रही है, मानता हूं। ये क्या था, सी में क्या मसला था, द मेजरमेंट्स आर नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड अप टू द सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन, सिस्टमैटिक एरर में बी प्रेजेंट। सिस्टमैटिक एरर होता तो आपका कैलकुलेटेड आंसर भी सही नहीं आता, सिस्टमैटिक एरर होता तो कैलकुलेटेड आंसर भी सही नहीं आता। और लास्ट वाला पार्ट, द रेंज ऑफ रिजल्ट शो दैट देयर वर रैंडम एरर मेड बट द कैलकुलेटेड आंसर वाज करेक्ट। तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं है, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल तब होता है जब ये वैल्यूज प्रिसाइज आती। सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जिसकी प्रिसाइज रीडिंग होती है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एक्यूरेसी नहीं होती, प्रिसीजन होती है। तो बेटा इसमें सबसे जो बेस्ट आंसर लग रहा है, ठीक है, ये लग रहा था, लेकिन इसमें मसला ये था, ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। इसमें नीचे वाले में ये बात सही नहीं है, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं है। तो फिर जब इस पर गौर किया, ये तो मिस कर गया था मैं, द मेजरमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट, बिल्कुल ये बात सही है, मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं है, कितनी दूर दूर आ रही हैं, कितनी स्कैटर्ड आ रही हैं, और प्रिसाइज भी नहीं है, सेम डिग्री तक लिखी भी नहीं हुई। इसके 1 डेसिमल प्लेस है, ये 2 डेसिमल प्लेस है, सेम डिग्री तक लिखने की, बट क्या है, वो क्या था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट रिजल्ट एक्यूरेट आ रहा है, ये बात सही है। तो इस पे तीनों चीजें बाकियों के कंपैरिजन में बेहतर आ रही हैं। ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग एमसीक्यू, मुझे भी मुश्किल हो रही थी करने में, लेकिन बहरहाल आप सोच ले, क्या सी में क्या मसला था कि सिस्टमैटिक एरर होता तो आपका कैलकुलेटेड आंसर सही ना आता, ये बात गलत है। डी में क्या, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल तब होता है जब प्रिसाइज वैल्यूज हो, अगर आपकी बहुत स्कैटर्ड वैल्यूज आ रही हैं तो एक्सपेरिमेंट प्रिसाइज नहीं होता। ठीक है, आप सोचेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं है, मेजरमेंट प्रिसाइज नहीं है, मेजरमेंट सेम डिग्री तक वो भी नहीं हुई, लेकिन कैलकुलेटेड आंसर आपका एक्यूरेट है, 9.81 होता है, 9.8 है, कैलकुलेटेड आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू बताएं बेटा, क्वेश्चन नंबर, सॉरी पूछो। दिखाओ। How can we know the given value are precise? Sir, if the measurements are wrong, then how can the result answer be correct? हमजा साकिब, बेटा मेजरमेंट्स इनकरेक्ट हैं, लेकिन उनकी एवरेज वो आ रही है ना, एवरेज सही आ रही है। हम एक्यूरेसी कैसे डिटरमिन करते हैं, मेजरमेंट से नहीं करते, हम एक्यूरेसी डिटरमिन करते हैं उनकी एवरेज वैल्यू से, जो टाइम आ रहा है वो जी की वैल्यू सही कैलकुलेट करा रहा है, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा दूसरा कॉन्सेप्ट, हाउ कैन बेटा गिवन वैल्यूज प्रिसाइज होती तो कैसे होती, ये आती 0.61, ये आती 0.60, ये आती 0.62, करीब करीब वैल्यूज आती, ये 0.73 है, यहाँ पे होता 0.71, ये होता 0.74, ऐसे होती वैल्यूज तो प्रिसाइज होती। नेक्स्ट, how we can know the values are precise? Is there a specific difference between values? साद उमर पूछ रहे हैं, सर हाउ कैन वी नो द वैल्यूज आर प्रिसाइज if there is a specific difference between them? बेटा they are close to each other और they are close to their own average। अगर आखिरी डेसिमल प्लेस में थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, आखिरी डेसिमल प्लेस में, आखिरी डेसिमल प्लेस करीब करीब है, आप देखेंगे वैल्यूज करीब करीब हैं तो प्रिसाइज हैं, दे आर क्लोज टू लेस स्कैटर्ड वैल्यूज प्रिसाइज होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछें प्लीज।
MCQ नंबर 61। ओके, ये भी मुश्किल MCQ है यार, जरा और से देख ले। MCQ नंबर 61 प्लीज, ये आराम से नहीं आएगा आपको समझ में। अ क्वांटिटी x वेरीज विद टेम्परेचर थीटा एज शोन। क्वांटिटी x और टेम्परेचर में ये रिलेशन है। ये कौन सा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ग्राफ कैसा बन रहा है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। x इज इक्वल टू k थीटा। k क्या होता है? कांस्टेंट। मुझे कैसे मालूम हुआ? ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक क्वांटिटी x है, ये टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रही है बेटा? लीनियरली वेरी कर रही है, लीनियरली। ओके, थीटा इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग द ग्राफ। थीटा को डिटरमिन किया है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू ये है तो थीटा ये होगा, मतलब x 1 है, x की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1। x की वैल्यू 2 है, ये x की वैल्यू 2 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2। ये कह रहा है द थीटा इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग द ग्राफ। बिल्कुल सही है। x इज मेजर्ड विद अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1%। x में कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है? परसेंटेज एरर इन x कितना है बेटा? 1%। तो फिर परसेंटेज एरर इन थीटा कितना होगा? वो भी 1% होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हमें कैसे मालूम हुआ? x और थीटा में जो ग्राफ है वो लीनियर है। लीनियर ग्राफ कब बनता है? जब क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हम उसको लिख सकते हैं ना, कांस्टेंट इनटू थीटा। इसका मतलब ये हुआ परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन थीटा। अच्छा, अब आगे क्या कहता है? विच स्टेटमेंट अबाउट द अनसर्टेनिटी इन थीटा। Uncertainty in theta is correct. The percentage error in theta is least near 0 degree. Percentage error is least near 0 degree. नहीं, percentage error constant रहेगा। percentage error constant रहेगा बेटा। percentage error least नहीं होता। अगर किसी वैल्यू में percentage error 1% है तो 1% ही रहता है। ये जितना यहां पर है उतना ही यहां पर है, उतना ही यहां पर है, उतना ही यहां पर है, उतना ही यहां पर है। percentage error सेम है। The percentage error is least near 100 degree. No, percentage error constant होता है। क्या चीज चेंज होती है? क्या चीज चेंज होती है? परसेंटेज तो उतनी होती है। क्या चीज चेंज होती है? एब्सोल्यूट एरर चेंज होता है। परसेंटेज तो वही रहती जो है। अच्छा, द एक्चुअल अनसर्टेनिटी इज लीस्ट नियर 0 डिग्री। ओके, एक्चुअल अनसर्टेनिटी का क्या मतलब हुआ? पार्शियल थीटा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके 1% अनसर्टेनिटी है। जब थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू कितनी है? सपोज 0 के करीब कितनी है? चलिए 2 डिग्री है, तो इसका 1% क्या बनेगा? आप इसका 1% निकालें। अगर 0 के करीब रह रहा हूं जी, इस वैल्यू का 1% निकाल रहा हूं, तो पार्शियल थीटा क्या बनेगा? 1%, 1/100 ऑफ 2 कितना बन जाएगा? 0.02। अच्छा, अगर मैं थीटा 95 ले लूं, 95 ले रहा हूं, ये 95 लिखने की कोशिश की थी मैंने, मैं 95 ले रहा हूं, 100 के करीब जा रहा हूं। अब इसका 1% निकालूं तो ये कितना आएगा? 0.95। बड़ी वैल्यू का परसेंटेज बड़ा आएगा, छोटी वैल्यू का परसेंटेज छोटा आएगा। बड़ी वैल्यू होती है, देखो ना, 1 का 1% 0.01 है, 10 का 1% क्या है? 0.1। 99 का 1% क्या है? 0.99। तो जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी इसका परसेंटेज तो वही रहेगी, लेकिन जो एरर आएगा वो ज्यादा आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए आंसर? द एक्चुअल अनसर्टेनिटी इज लीस्ट नियर थीटा। यस, ये बात सही है। थीटा के करीब एक्चुअल अनसर्टेनिटी कम होगी, मतलब एब्सोल्यूट एरर कम आएगा। जब वैल्यू छोटी आएगी उसका 1% भी कम आएगा, जब वैल्यू बड़ी हो जाएगी उसका 1% भी बड़ा हो जाएगा। द एक्चुअल अनसर्टेनिटी, डीप ऑप्शन पढ़ रहा हूं, इज लीस्ट नियर 100। नो, 100 के करीब तो ये आ रहा है, 0.95 एरर आ रहा है। अगर आप 0 के करीब हैं, 1 डिग्री हैं, 2 डिग्री हैं, तो एरर कम आएगा बेटा। 1 डिग्री का 1% कम होगा, 2 डिग्री का 1% ज्यादा होगा, 3 डिग्री का 1% और ज्यादा होगा, 10 डिग्री का और ज्यादा होगा, 40 का और ज्यादा होगा, 99 का और ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी आपका एरर बढ़ता जाएगा। परसेंटेज एरर कांस्टेंट होता है। परसेंटेज एरर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं की हुई। देखो, इससे कहा हुआ है थीटा इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग द ग्राफ। द एक्स इज मेजर्ड विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी +-1। एक्स में 1 है, चेंज नहीं हो रही, तो हम इसको कांस्टेंट एज्यूम करेंगे फॉर ऑल टेम्परेचर। लिखा हुआ है बल्कि फॉर ऑल इस टेम्परेचर,
देखो 1% वैल्यूज फॉर ऑल द टेम्परेचर्स, इसका मतलब है ऑल द टेम्परेचर, परसेंटेज एरर कांस्टेंट है, परसेंटेज तो कांस्टेंट है, क्या चेंज होता रहेगा, एब्सोल्यूट एरर चेंज होता रहेगा। छोटी वैल्यू का 1% छोटा आएगा, 0 के करीब आपका आंसर छोटा आएगा, 100 के करीब आपका आंसर बड़ा आएगा। तो एक्चुअल आंसर इज सी, द एक्चुअल अनसर्टेनिटी इन थीटा इज लीस्ट नियर 0। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू में 94 कर रहा हूं बेटा, जो बच्चा पूछ रहा था उसका नाम भी बताया करो। ऑब्वियसली मुश्किल क्वेश्चन है यार। सफीउल्लाह जी, सफीउल्लाह एमसीक्यू में 94 कर रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 94 देख लें प्लीज। A student measures the time t for a ball to fall from rest through a vertical distance h, knowing that the equation h is equal to half gt square। ये इक्वेशन ओबे हो रही है। हाँ जी, h is equal to half gt square, मैं भी आपको करवा रहा था। अप्लाइज टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट ने ये ग्राफ बनाया, किस पे बनाया, अंडर रूट h और t, यहाँ पे t ले लिया, यहाँ पे अंडर रूट h ले लिया, तो ग्राफ ऐसा बन गया। Which of the following is an explanation for the intercept on time axis? टाइम एक्सिस 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, टाइम एक्सिस थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। एक्सपेरिमेंट क्या है, अब बॉल को किसी हाइट से गिरा रहे हैं, स्टॉपवॉच से टाइम मेजर कर रहे हैं। अब 0 हाइट पे 0 टाइम नहीं है, टाइम थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। क्यों लेट स्टार्ट होता है पता है आपको? जब आप बॉल को ड्रॉप करते हैं तो टाइम थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। रीजन क्या है? रिएक्शन टाइम। हम रिएक्शन टाइम की वजह से हमारा टाइम थोड़ा लेट हो जाएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द इंटरसेप्ट ऑफ टाइम एक्सिस? ओके, एयर रेजिस्टेंस हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर द लार्जर वैल्यू। एयर रेजिस्टेंस हो ना हो, ग्राफ ओरिजिन से शुरू होता, ग्राफ ओरिजिन से नहीं हो रहा, सिस्टमैटिक एरर है। बी देखिए, देयर इज अ कांस्टेंट डिले बिटवीन स्टार्टिंग द टाइमर एंड रिलीजिंग द बॉल। यस, देयर इज अ कांस्टेंट डिले, ये कांस्टेंट डिले है, इसका बी आंसर है। ये जो है ना कांस्टेंट डिले, ये रिएक्शन टाइम है। आपकी पूरी लाइन को यहां होना चाहिए था, आपकी पूरी लाइन यहां शिफ्ट कर गई है, तो ये सिस्टमैटिक एरर है ना। और रिएक्शन टाइम कौन सा एरर होता है? रिएक्शन टाइम इज सिस्टमैटिक एरर। अच्छा, आगे देखते हैं। देयर इज एन एरर इन टाइमर दैट कंसिस्टेंटली मेजरमेंट्स रन फास्ट। बेटा, अगर आपकी घड़ी सब तेज चल रही होगी तो 0 टाइम पे तो 0 बताती ना, ठीक है, वो टाइम एक्सिस की तरफ ज्यादा हो जाता, वो उसकी स्लोप कम हो जाती। द स्टूडेंट शुड हैव प्लॉटेड द टी स्क्वायर, उसको नहीं, ये बात नहीं है। एच और टी स्क्वायर को प्लॉट करने से भी ओरिजिन से शुरू होता। ये जो ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा, ये जो आगे शिफ्ट हो गया है, ये आगे जो टाइम डिले आ रहा है, 0 टाइम पे 0 हाइट पे 0 टाइम नहीं है, बल्कि टाइम लेट शुरू हो रहा है। तो लेट क्यों होता है? डिले आने की वजह से, रिएक्शन टाइम की वजह से। तो बेस्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 46 फातिमा बाजी पूछ रही हैं। एमसीक्यू नंबर 46, बेटा ये तो मैंने करवाया था आपको 46, ये तो हमने किया था 46, क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, पहले वो कर लें मेरा बेटा, पहले वो कर लें जो क्लास में डिस्कस नहीं हुए, फिर ये बाद में करें। एमसीक्यू में 61 मैं करा दूंगा, 46 भी, लेकिन बाद में। पहले वो उनके प्रॉब्लम जो क्लास में नहीं हुए। एमसीक्यू नंबर 60, अभी तो कराया 61। एमसीक्यू में 61 हो गया, 92 एंड 93 कर रहे हैं। वैसे असेंडिंग ऑर्डर में चलें तो ज्यादा अच्छा नहीं है, एक ही बार मुझे आगे जाना पड़े। 92 एंड 93, ओके 92 एमसीक्यू में 92 हमने ब्राइटनेस कम की है, पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ जी, द वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड बाय द ग्राफ y is equal to p minus qx where p and q are constants. The value of x and y are measurement experimentally. The results contains a systematic error. Which graph best represents the results? y और x में ग्राफ बनाना है, कौन सा ग्राफ सही बताएगा y और x में? इसकी ब्राइटनेस ज्यादा करता हूं आपको नजर आए ताकि। अच्छा बेटा,
यू नो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये मैंने आपको करवाना है, ये प्रैक्टिकल में आती है, हमने इसको डिस्कस करना है, मेजरमेंट्स में है लेकिन ये प्रैक्टिकल में आती है। इसका मतलब पता है आपको क्या होता है, ये क्वांटिटी एट y एक्सिस, ये क्या होती है, क्वांटिटी एट y एक्सिस वेरिएबल होती है, सबको पता है। m क्या होती है, स्लोप जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। x क्या होती है, क्वांटिटी एट x एक्सिस, क्वांटिटी एट x एक्सिस। और बेटा c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, ये भी कांस्टेंट होता है, y इंटरसेप्ट। अच्छा अब क्या है जी, y इज इक्वल टू माइनस क्यू एक्स प्लस पी, इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो मेरा जो ग्राफ बनना चाहिए, y एक्सिस पे y होना चाहिए, x एक्सिस पे x होना चाहिए, ग्रेडियंट नेगेटिव होना चाहिए, लाइन ऊपर से नीचे आनी चाहिए, और ये y इंटरसेप्ट p होना चाहिए, y इंटरसेप्ट की वैल्यू p होनी चाहिए, ग्रेडियंट स्लोप क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, उतराई होनी चाहिए। ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ, ये मेजरमेंट से आता है, लेकिन जब हम स्कूल में होते हैं तो प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल में ये लेक्चर कवर हो चुका होता है, मंडे को फिर यही लेक्चर देते हैं आपको प्रैक्टिकल में। सो यू नो ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऐसा होना चाहिए इस इक्वेशन का, y इज इक्वल टू माइनस क्यू एक्स प्लस पी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और नेगेटिव ग्रेडियंट होना चाहिए, y एक्सिस पे y लिया हुआ है, x एक्सिस पे x लिया हुआ है, तो y इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए, ये p से कट करना चाहिए, और इसकी स्लोप किसके इक्वल होनी चाहिए, इसकी स्लोप होनी चाहिए माइनस क्यू के इक्वल। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, मैंने माइनस क्यू पहले लिख लिया, p बाद में लिख लिया। ग्राफ आइडियली ऐसा बनना चाहिए। अच्छा अब क्या बना, ये तो हो ही नहीं सकते, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब अगर तो एक्यूरेट है तो p से गुजरना चाहिए, अगर एक्यूरेट नहीं है तो p से नहीं गुजरना चाहिए। द रिजल्ट शोन अ सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर है तो एक्यूरेट नहीं है, जब एक्यूरेट नहीं है तो ग्राफ शुड नॉट पास थ्रू p, ग्राफ को p से नहीं गुजरना चाहिए, तो p से गुजर रहा है ना। इस ग्राफ में क्या है, इस पे रैंडम एरर है, देखो स्कैटर्ड वैल्यूज हैं, रैंडम एरर है, लेकिन क्या है, p पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पे रैंडम एरर तो हाई है और सिस्टमैटिक एरर क्या है, लो। हमें क्या चाहिए, विच ग्राफ द रिजल्ट्स कंटेन सिस्टमैटिक एरर, इसका मतलब है रैंडम एरर नहीं है, क्योंकि रैंडम एरर होते तो बताता, सिस्टमैटिक एरर है, तो सिस्टमैटिक एरर है तो लाइन जहां पे बननी चाहिए वहां पे नहीं बनेगी, ये तो वहीं पे बन रही है जहां पे बननी चाहिए, तो लाइन कहां पे बनेगी, थोड़ा डेविएट कर जाएगी, तो ये डेविएट कर गई है, द आंसर इज ए। इट शुड पास फ्रॉम पी, इट इज नॉट पासिंग थ्रू, पूरी लाइन नीचे आ गई है, लेकिन इस पे रैंडम एरर नहीं है, पॉइंट्स लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं। बेटा ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये हमने पढ़ी नहीं हुई तो डोंट यू वरी, मैं आपको कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी जो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने पूछा तो बता रहा हूँ मैं आपको। सो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी और इसको यूं स्ट्रेट बनना चाहिए था, y इंटरसेप्ट p होना चाहिए। व्हाट इज y इंटरसेप्ट, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट पढ़ा होगा आपने ये इक्वेशन मैथ्स में, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, सही है, m स्लोप होता है और c y इंटरसेप्ट होता है। तो क्या सा आंसर होना चाहिए, ये आंसर कब होता, जब वो कहता है रैंडम एरर है सिस्टमैटिक एरर नहीं है, तो ये आंसर होता। तो ये आंसर कब होगा, जब रैंडम एरर नहीं है और सिस्टमैटिक एरर है। उन बच्चों को कोई फायदा नहीं होगा जिन्होंने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया पहले। एमसीक्यू नंबर 93 सॉरी, आप पूछ रहे थे, अ लाइट मीटर measure the intensity I of the light falling on it. The theory suggests that varies inverse square of the distance. I is inversely proportional to distance का square. इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ओके, जो इनवर्स का ग्राफ होता है ना, इनवर्स का ग्राफ होता है वो ऊपर से नीचे आता है, एक्सिस को टच नहीं करता, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, एक्सिस को टच नहीं करता ना इधर को ना इधर को। ये देखो, ये ग्राफ एक्सिस को टच कर रहा है, ये ग्राफ एक्सिस को टच करे, ये आंसर नहीं हो सकता। ये एक्सिस को टच करे, ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, फिर ये तो आंसर नहीं हो सकते। अब दूसरा क्या, स्ट्रेट लाइन का बनेगा? इसको पढ़ने के दो तरीके, हम कह सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। क्या मतलब, अगर मैं यहां पे आई ले लूं, यहां पे तो आई ले रहा था, यहां पे डी ले रहा था ना, और यहां पे क्या ले लूं, 1/d², तो मैं कह सकता हूं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। इसको एक टर्म लेके मैंने यहां लिख दिया। अब ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ऐसा। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। बेटा इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। नंबर 1 क्या है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। तो आई और डी का ग्राफ ऐसा होना चाहिए। इनवर्स का ग्राफ कभी एक्सिस को टच नहीं करता, याद कर ले। इनवर्स का ग्राफ कभी एक्सिस को टच नहीं करता, चाहे इनवर्स स्क्वायर हो, चाहे इनवर्स क्यूब हो, चाहे खाली इनवर्स हो।
इनवर्स का ग्राफ एक्सिस को ना वाई एक्सिस को ना एक्स एक्सिस को, उसके पैरेलल लाइन हो जाती है, एक्सिस को टच नहीं करती। और दूसरा तरीका क्या इसको पढ़ने का, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। यहां पे आई ले लिया, यहां पे 1/d² ले लिया, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया। गेट इट जी। एमसीक्यू नंबर 86 कर रहे हैं बेटा। कौन पूछ रहा है? ज़रा आप ही। एमसीक्यू नंबर 86 पूछ रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 86, द अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ट्रॉली पासिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई वेरीज विद द चॉइस ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। एक एक्स पॉइंट है, एक वाई पॉइंट है, इससे एक ट्रॉली मूव कर रही है, एक ट्रॉली मूव कर रही है। मोमेंटम आपने पढ़ा नहीं हुआ, मोमेंटम होता है मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मैस इनटू वेलोसिटी। Measurements of the same trolley made by different instruments were recorded. The distance between x using a meter rule with centimeter divisions, meter rule से ली तो ये रीडिंग आई। The distance between x and y using a meter rule with millimeter, जिसका लीस्ट काउंट मिलीमीटर में है, इसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में था, ये लेस प्रिसाइज है। इसका मिलीमीटर में ये मोर प्रिसाइज है, ये मोर प्रिसाइज है। अच्छा, द टाइमिंग यूजिंग अ रिस्ट वॉच जिसका 0.5 सेकेंड लीस्ट काउंट है, 0.5 सेकेंड्स, एंड x 0 सेकेंड पे गया और ये 4.5 से x से गुजरी इतने टाइम पे, y से गुजरी इतने टाइम पे, ये 1 डेसिमल प्लेस तक, इसका लीस्ट काउंट 0.5 है। अच्छा, द टाइमिंग यूजिंग लाइट गेट्स टू मेजरमेंट 0.1 सेकेंड, ये मोर, इसका लीस्ट काउंट छोटा है, ये मोर प्रिसाइज है, और टाइम ये आया, ये रीडिंग मोर प्रिसाइज है, इसकी प्रिसीजन हाई है, इस टाइम की रीडिंग प्रिसीजन लो है। इसका क्या है जी, लीस्ट काउंट ज्यादा है, इसका लीस्ट काउंट कम है। सिमिलरली ऊपर वाली वैल्यू में कौन सी प्रिसाइज है, जिसका लीस्ट काउंट छोटा है, ये वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है। अच्छा, आगे कहते हैं द मैस ऑफ द ट्रॉली यूजिंग अ बैलेंस मेजरिंग टू द नियरेस्ट ग्राम, ये रीडिंग आई, और नियरेस्ट ग्राम, और द मैस ऑफ द ट्रॉली यूजिंग अ बैलेंस टू द नियरेस्ट 10 ग्राम, इन 10 ग्राम, इसका लीस्ट काउंट ज्यादा है, इसका लीस्ट काउंट कम है, तो ये वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है ऊपर वाली। अच्छा, विच मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी लीड टू द लीस्ट अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ मोमेंटम। लीस्ट अनसर्टेनिटी कब होगी, जब वैल्यूज प्रिसाइज होंगी, जब वैल्यूज प्रिसाइज होंगी। तो प्रिसाइज मेजरमेंट्स वो होती है जिनके लीस्ट काउंट छोटे होते हैं। आप देख लें तीनों में किसके लीस्ट काउंट छोटे हैं। यहां पे कौन सी वाली, 2, ये 2 है, ये वाली, ये 2 वाली, लिखा भी नहीं आ रहा है, वो कोना है ना इसलिए नहीं लिखा जा रहा। ये वाली मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है 2, और यहाँ पे 4, ये वाली ज़्यादा प्रिसाइज है, और यहाँ पे 5, ये वाली ज़्यादा प्रिसाइज है। 2, 4, 5, डी आंसर है। आपने देखते हैं किन मेजरमेंट्स का लीस्ट काउंट छोटा है, जिनका लीस्ट काउंट छोटा होगा बेटा वो ज़्यादा प्रिसाइज होंगे। नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 85 करा रहा हूँ बेटा। कौन पूछ रहे हैं? अम्मार साहब। अच्छा बेटा, ये तो पिक्चर ही बड़ी, आपने देखो कैसे करती है, कैसे नजर आएगा। ओके, हमारी पिक्चर ज़रा स्ट्रेच्ड है, मुझे पढ़ा भी नहीं जा रहा इसके ऊपर। अच्छा, क्या कहते हैं, द डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ द बॉल फॉलिंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड थ्रू अ लिक्विड। यहाँ पे लिखा हुआ 1.5, ये लिखा हुआ 1.5, किसी और कलर से लिखता हूँ, ये लिखा हुआ 1.5 सेकेंड्स, और यहां पे लिखा हुआ है 3.5 सेकेंड्स, और इधर लिखा हुआ है 111 मीटर्स, 111 मिलीमीटर्स, और यहां पे लिखा हुआ है 385 मिलीमीटर्स। एक बॉल को यहां से गिरा रहे हैं, जब इधर से गुजरेगी तो इतने टाइम में गुजरती है 1.5 सेकेंड्स, और जब यहां से गुजरती है तो कितना टाइम हो जाता है 3.5 सेकेंड्स। द 2 मार्क्स ऑन द ट्यूब, द टॉप मार्क इज पोजिशन 1.1 ±1 मिलीमीटर। हाँ जी, ये रीडिंग क्या है, ±1 मिलीमीटर, ये रीडिंग है। और दूसरी रीडिंग क्या है, 385 ±1 मिलीमीटर। द बॉल पासिस द टॉप मार्कर इतने टाइम में, टाइम के अंदर भी अनसर्टेनिटी गिवन है आपको। इसकी कितनी है, 0.02 ±0.02, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, और इसमें भी उतनी होगी, ±0.02 यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, जब मार्कर ए से मार्कर बी तक जा रही है। ओके, द कांस्टेंट स्पीड इज कैलकुलेटेड, कांस्टेंट स्पीड कैलकुलेट की। कांस्टेंट स्पीड कैसे आएगी, इस डिस्टेंस में इसको माइनस करेंगे, डिस्टेंस लेंगे,
ये डिस्टेंस लेंगे और ये टाइम लेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, तो कांस्टेंट स्पीड इतनी आ गई। ठीक है जी। क्या कहता है, विच एक्सप्रेशंस कैलकुलेट द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ स्पीड। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालनी है आपने स्पीड में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालनी है। टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम की वैल्यू है t2 माइनस t1, 3.5 माइनस 1.5 कितना है 2.00, और एरर ऐड हो जाएगा, एरर कितना हो जाएगा 0.04 सेकेंड्स टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू क्या है 385 माइनस दिस, इससे माइनस करें 0, 8 में से 1 गया 3 और 3 में से 1 गया 270 प्लस माइनस एरर ऐड हो जाएगा 1 + 1 2 मिलीमीटर्स। बेटा यूं है, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो पार्शियल v ओवर v इज इक्वल टू पार्शियल डिस्टेंस ओवर टाइम 2/270 प्लस 0.04 ओवर 2/270 प्लस 0.04 ओवर 2, तो आंसर इज ए। इसका आंसर ए है। बेटा आपने अनसर्टेनिटी बतानी है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बतानी है, तो पहले आपको बताना चाहिए डिस्टेंस क्या है, दिस माइनस दिस, डिस्टेंस को माइनस करेंगे 385 माइनस 111, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 270 प्लस माइनस 0.0 प्लस माइनस 2 मिलीमीटर्स, ये प्लस माइनस 2 है और ये क्या है प्लस माइनस 0.04 है, और क्वांटिटीज क्या हो रही है डिवाइड हो रही है ना, तो उनके फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा, टाइम हो गया क्लास का। अच्छा और कोई है एमसीक्यू, बोलो। एमसीक्यू में 82 कर रहे हैं, ये भी मैंने क्लासरूम में करवाया था यार। मीटर रूल इज यूज्ड, या देख लो इसमें क्या था 70 सेंटीमीटर है और नियरेस्ट मिलीमीटर तक रिकॉर्ड करनी है, नियरेस्ट मिलीमीटर तक रिकॉर्ड करनी है। मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है, मिलीमीटर में ये होता है ना, मीटर में कितना होता है, सेंटीमीटर में ये होता है, और मीटर में कितना होता है लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल 3 dp तक आ रहा है, 3 dp। तो आपने जो टाइम रिकॉर्ड करना है वो 3 dp तक रिकॉर्ड करना है, 3 dp, ये सी आंसर है इसका, हमने क्लासरूम में किया था। और एमसीक्यू में 79 कर रहे हैं बेटा, ये उन्हीं को समझ में आएगा मेरा बेटा जिन्होंने क्वेश्चन ट्राई किए हुए हैं, और ये मुश्किल क्वेश्चन है ना, आप पूछ रहे हो ना, इससे मुश्किल हो रही है मुझे कराने में। ये भी हमने क्लासरूम में करवाया था। A laser light emits a wavelength of 600 nanometer. What is the distance expressed as a number of wavelengths followed by the light in 1 second? 1 सेकेंड में वो कितने लैम्डा डिस्टेंस कवर कर रहा है। लाइट की स्पीड कितनी है, लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 3 × 10⁸ मीटर्स। अब इतने डिस्टेंस में कितने लैम्डा फिट आएंगे, तो मुझे पता है इसको लैम्डा पे डिवाइड कर देंगे। मुझे पता है जब डिस्टेंस कितना होता है 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर डिस्टेंस होता है, तो कितने लैम्डा फिट आते हैं 1 लैम्डा, 1 फिट आते हैं, बस 1 लिख लो। जब इतना डिस्टेंस होगा 3/8 डिस्टेंस होगा, तो कितने लैम्डा फिट आएंगे n, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 10⁸ ओवर लैम्डा की वैल्यू, ये भी हमने क्लासरूम में किया था। लाइट 1 सेकंड में जितने डिस्टेंस कवर करेगी उसको लैम्डा पे डिवाइड कर देंगे, उसमें बताने कितने लैम्डा फिट आएंगे। और पूछो। एमसीक्यू में 68, बेटा ये भी क्लासरूम में किया हुआ है यार, तुम लोग क्या करते हो। अ थर्मोमीटर कैन बी रेड टू एन एक्यूरेसी ऑफ दिस, इसका क्या मतलब होता है 40 ± 0.5, इसका ये मतलब होता है, और 100 ± 0.5। अब चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, इससे इसको माइनस कर देंगे, 60 ± 1 हो जाएगा। अब इसका परसेंटेज एरर 1/60 × 100, सॉल्व करेंगे तो 1.7 आ जाएगा, डी आंसर है। और कोई, सॉरी 41। अच्छा ये परेशान नहीं हो, आप जब क्लास स्कूल में आएंगे हमने एक एमसीक्यू के वीडियो लेक्चर बना के डाले हुए हैं, वहाँ पे पीछे हो गया था तेज।
ये भी क्लासरूम में किया हुआ है. When a 12 volt 50 hertz supply is connected to Y terminal of the CRO, which trace is obtained? The trace is obtained. What is the setting of time base? आपने बताना है टाइम बेस सेटिंग क्या है. एक डब्बा टाइम एक्सिस के अलॉन्ग कितनी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो सबसे पहले आप टाइम पीरियड निकाल लें. टाइम पीरियड क्या होता है? 1/f 1/50 0.02 सेकेंड. इसको मिली सेकेंड में लिए हैं. मिली सेकेंड में ये सेकेंड्स आया ना, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 मिली सेकेंड्स. अब एक वेव 20 मिली सेकेंड में खत्म हो रही है. यहां से लेके यहां तक एक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड कितना है? ये 20 है. ये 20 है. तो यहां पे कितना होगा? 10 होगा. 1 2 3 4 डब्बे 10 के इक्वल हैं. तो एक डब्बा किसके इक्वल होगा? 2.5. बी आंसर है इसका. बी. द आंसर इज बी. ठीक है बेटा. सो अगर आपके बहुत सारे इश्यूज हैं तो मंडे को भी कर लेंगे और मैं आपको ग्राफ वाली चीज़ भी बता दूंगा आपको दोबारा. ठीक है. सो इंशाल्लाह अभी क्लास का टाइम हो गया. मेरी A2 की क्लास के टाइम स्टार्ट हो गया है और लेट भी हो गए हैं. सो आपके अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही तो परेशानी की बात नहीं है. ये हम दोबारा रिवाइज करेंगे और ये तमाम क्वेश्चन एक एक MCQ को मैंने वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया हुआ है. बहुत आहिस्ता आहिस्ता, तेज़ भी नहीं किया हुआ. आप दोबारा देख सकते हैं. जब बच्चे स्कूल आ रहे होते हैं ना फेस टू फेस, तो मैंने कहता हूँ कि जिन बच्चों को बहुत मुश्किल लग रही है वो एक बार सारे क्वेश्चंस की मेरी वीडियो देख लें. वो 1-1.5 घंटे में तमाम MCQs देख लेते हैं, फिर बाद में खुद ट्राई कर लेते हैं, तो ईजी हो जाता है. ठीक है मेरा बेटा. इसमें कई क्वेश्चन चैलेंजिंग हैं, कोई मुश्किल हैं, कभी सोचना पड़ता है. आपको सारी चीज़ें आती होंगी तो होगा. जिन बच्चों ने ट्राई नहीं की वो मंडे तक ज़रूर ट्राई कर लें. और जो कुछ के क्वेश्चन रह गए हैं, आप परेशान नहीं हो, मैं करवा दूंगा. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स.